देख रहे हैं अपनी साइड इधर से थोड़ी कहीं इधर हो। लाइट भी ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ इसमें रिकॉर्डिंग के लिए है? हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है सबसे? ठीक है। अच्छा, एक तो सबसे पहले माज़रत, मैं लेट हो गया, एक कमिटमेंट में फँस गया था, तो सबको माज़रत, सबने इंतज़ार किया है। दूसरा जो आज का जो लेक्चर है वो एक्चुअली हमने सोचा कि वाटर बॉर्न जो डिजीज़ हैं जो कि आजकल सीज़न है, तो उसमें हाईलाइट करें। फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज की वजह से दाएँ-बाएँ अभी चूँकि बहुत से इलाकों में सैलाब भी आया हुआ है, और ये चीज़ें और हाईलाइट होंगी जब वबा की सूरत में आएगा, तो ये चीज़ें रोज़ाना हमें सुनने को मिलेंगी कि वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ जो हैं वो उसका कितना इम्पैक्ट होगा। अगर हम उस पे बेसिक चीज़ों को कर लें, रिव्यू कर लें, तो बाज़ दफ़ा हमें मोबाइल पे भी और ऑनलाइन भी कंसल्टेशन करनी पड़ती है, हम लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो ये इस टाइम आने वाले दिनों में ये हार्ट इशू होगा जब ये वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ जो हैं एपिडेमिक की सूरत में हमें नज़र आएँगे। पाकिस्तान और जो एशिया का जो इलाका है जो ओवर पॉपुलेटेड है, इसमें जो वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हम ऑलरेडी इस एशिया में, इस एरिया में डिवाइड कर देते हैं कि हमें डबल बर्डन ऑफ डिजीज़ है, कि हमें हमारे पास इंडस्ट्रियल हैज़र्ड्स वाली बीमारियाँ चीज़ें भी हैं, और जो कि मॉडर्न वर्ड्स में है, और जो हमारा अपना अ, जो बीमारियाँ हैं जो वाटर बॉर्न है या जो हाइजीन से प्योरली रिलेटेड हैं, वो भी बीमारियाँ जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया में कॉमन है। वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ जो हैं अगर आप देखेंगे तो उसमें वायरल हेपेटाइटिस भी शामिल हैं, उसमें पैरासाइट्स भी शामिल हैं, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी शामिल हैं। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि हमने जो पेशेंट की प्रेजेंटेशन है उनमें वायरल इलनेसेस कितनी है, बैक्टीरियल कौन सी हैं, पैरासाइट है। जब आप ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में सेपरेट कर पाएंगे तो आपकी ट्रीटमेंट जो है वो मोडेलिटीज़ भी आसान हो जाएंगी। तो कुछ दिन पहले हमने एक जगह पे, एक ग्रुप है जिसमें हम सारे डॉक्टर्स इकट्ठे हैं, तो मैंने डिस्कस किया था कि आजकल वायरल हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है। शायद आप लोगों को इतने केसेस ना देखे हो, मेरे तो अब पहुंचता पहुंचता जितना हम अलर्ट थे उतना मेरे घर में मेरे भतीजे को भी हुआ। तो वो हमने 3 माह पहले शोर किया हुआ था कि यार वाटर बॉर्न डिजीज है, वो हॉस्टल में था, उसे भी अब हुआ। तो आज भी 2 पेशेंट और आए हैं। तो वाटर बॉर्न डिजीजेज जो हैं वो हमारे एरिया में आज भी हैं, कल भी होंगी, और जब तक होंगी जब तक हमारी हाइजीन पोर नहीं होगी। तो पाकिस्तान एक जो लैंड है उसमें हर तरह की चीज़ें हैं, एक बहुत प्यारी सीनरिक व्यू से लेके ओवर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जो है वो सारा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो भी इस खूबसूरती के साथ साथ मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो इसमें समुंदर भी है, सैरा भी हैं, पहाड़ भी हैं, मैदानी इलाके भी हैं। हर इलाके की अपनी एक खूबसूरती भी है और अपने मसाइल भी हैं। लेकिन जो हमारे मैदानी इलाके हैं वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड इलाके हैं, और वहाँ पे चूँकि हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता है, लोग ज़्यादा रहते हैं, कुछ लोग फ्लैटों में रहेंगे ऊपर नीचे, तो वो जो अपने एरिया की सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, तो वो थोड़ा-सा जो लूप जो हम ख़्याल नहीं करते, वो कम्युनिटी ख़्याल नहीं करेगी, तो वो करते-करते बर्डन बन जाता है गवर्नमेंट में। तो हम ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट के काम नहीं है, लोकल कम्युनिटी के काम है कि वो अपने इर्द-गिर्द के एरिया को साफ़ रखें, ताकि इससे होने वाली जो डिज़ीज़ हैं उनको बचाया जाए। जहाँ में हम पाकिस्तान को पोर्ट्रे करते हैं कि सरसब्ज़ है, नदी-नाले हैं, समुंदर है, दरिया है, हर चीज़ है इसमें, सारे मौसम है, वहाँ पे हम इस बात से भी भाग नहीं सकते कि हम जो हैं वो उस पॉपुलेशन में रहते हैं जिसमें, जहाँ पे हम किसी भी अच्छी कम्युनिटी वाले लोगों को कह नहीं सकते कि हम जो है अच्छे इलाके में रहते हैं। मतलब हम साबित नहीं कर सकते कि हमारे लोगों की जो हैबिट्स हैं, कम्युनिटी की हैबिट्स हैं, अपने घर के बाहर की सफाई, जो वो सफाई अपने घर के अंदर रख सकते हैं वो बाहर नहीं रखते। तो ये कम्युनिटी का इम्पैक्ट ऐसा आता है कि जो पाकिस्तान का ओवरऑल इमेज है या पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको नज़र आएँगी कि ये इमेज है। और ये कोई ये नहीं है कि ये किसी एक एरिया की है। आप मंडी बहाउद्दीन में इस तरह के 100 पॉइंट देख सकते हैं। आप इसको गुजरात चले जाएँ, आप गुजरांवाला चले जाएँ, आप ले लें, सियालकोट ले लें, ओके मैंने बड़ा अच्छा शहर मेंटेन किया है। आप लाहौर वालों को देख लें, आपको ये मिल जाएगी पिक्चर। आप इस्लामाबाद चले जाएँ, जहाँ पे भी जाएँ, इस्लामाबाद रिलेटिवली हम कहते हैं, लेकिन उसके साथ ही रावलपिंडी है, हाँ, सारा किनारा है। तो ये जो पिक्चर है ये सारी डिजीज़ेज़ हैं।
तो आप इससे भाग नहीं सकते। जितनी भी वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं वो उसके लिए हमारा जो सीवरेज का सिस्टम है वो पुअर है। फिर जो वाटर यूज़ करते हैं उसमें टैप वाटर यूज़ करेंगे ज़्यादातर, तो उसमें उसकी टैप वाटर की जो है वो टेस्टिंग भी नहीं है। अगर हम टेस्टिंग करवा भी लें तो वो भी फेक है। फिर उसके बाद इवन कि आप जो वाटर जो है डिस्टिल वाटर जो आप जो दूसरा वाटर आप यूज़ कर रहे हैं मिनरल वाटर के नाम से या मुख्तलिफ हैं, वो भी आप देखेंगे कि जगह जगह पे उन्होंने अब जो है आरओ सिस्टम लगाए हैं और उस पे जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो भी वाटर बॉर्न डिजीज़ में वो उनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते कि जो हमारे लोगों को जब तक उसका इम्पैक्ट का नहीं पता वो उसका ख्याल नहीं रखते। फिर ख़ास तौर पे बर्फ़ के कारखाने हैं, फिर बर्फ़ जहाँ से बनती है, जो कारीगर बनाते हैं, फिर वो पानी में यूज़ होगी, तो वाटर बॉर्न डिज़ीज़ से पाकिस्तान और ये एशिया वाले हम इतनी जल्दी जान छुड़ा नहीं सकते, लेकिन हमें अवेयरनेस के साथ अपनी बीमारी की जो कंट्रोल में है, उसमें हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा जो ये बेसिक सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम है, कम्युनिटी की सफाई है और पानी जो है वो साफ़ पानी यूज़ करना है, हैंड हाइजीन है, ये हम स्कूल के लेवल से शुरू करें, कॉलेजेस के लेवल करें, तो शायद हमारी आने वाली नस्लों में जाके ये इम्पैक्ट आए और हम इस बीमारियों से बच सकें। तो जब तक ये बीमारियां मौजूद हैं तो हम डॉक्टर्स का भी एक काम है, रोल है, हमने वो अपना अदा करना है कि हम हम ना भी चाहें तो ये बंद बर्गर और ये पानी जो है टैप वाटर है, जहाँ पे नल लगा हुआ कहेंगे जी चलता हुआ पानी है साफ है पी लें। जहाँ पे ये बंद बर्गर है जी ये गर्म हुआ है हम खा लें, गर्म हो रहा है, उस कारीगर के हाथ हैं, उसी ने पैसे उसी हाथ से पकड़ने हैं, उसी हाथ से उसने बर्गर बनाना है। तो हम एज अ डॉक्टर्स भी और हमारी तरह के बहुत सारे पढ़े लिखे बंदे भी वो रेजिस्ट नहीं कर सकते इस कम्युनिटी में। तो ये बहुत सारी बीमारियों की जो है ना वो जड़ यहाँ पे है। तो यही वजह है कि अस्पताल सारे भरे रहते हैं, बेड्स थोड़े होते हैं, मरीज ज़्यादा होते हैं, अस्पतालों में एडमिशन ज़्यादा हैं। वो उनकी वजह आज भी मैंने एक पेशेंट रिसीव डेड किया है अपने क्लिनिक पे। वो पेशेंट पहले हमारा फॉलोअप था, लेकिन उनकी बड़ी शॉर्ट हिस्ट्री है, रात को उन्हें डायरिया हुआ है और हॉस्पिटल में वो डेड है। तो और कोई हिस्ट्री नहीं थी, ना उन्हें कोई स्ट्रोक हुआ है, ना उन्हें कोई एमआई हुआ है, सिंपल वाटरी डायरिया हुआ है। मरीज को वोमिटिंग थी, रात को वो कहते हैं अस्पताल नहीं आ सकते थे, सुबह जो है वो पेशेंट हमारे पास रिसीव डेड हुआ है। तो ये हम इससे निकल नहीं सकते जब तक हमारी अगली नस्लें कम्युनिटी अपनी जो जो एक कम्युनिटी के बेसिक रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं करते, तो हम हमारे साथ ये डिजीज मौजूद है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वही हैं जिनमें ये बीमारियां और हम भी उसी में से शामिल हैं, और इनमें ज़्यादा डेथ जो है बच्चों में खास तौर पे वो डायरिया से रिलेटेड है। Gastrointestinal in the third world they are responsible for many deaths, particularly in children. In developed country they are major cause of economic loss. तो जो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस जो हैं वो अमूमन अमूमन बैक्टीरियल हैं। जो अ, जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें वायरलनेस है। तो जब वो डाटा दे देते हैं कि हमारे मुल्क में तो गला ख़राब हो जाए या पेट ख़राब हो जाए तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स नहीं देते, तो वो डाटा उसी को हमारे लोग यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो फेल हो जाएंगे। जब वो हमें बात कह देते हैं जी वहाँ तो 3-3 दिन इंतज़ार करते हैं, गला ख़राब हो जाता है, दवाई नहीं देते, या पेशेंट का डायरिया हो जाए तो वो उन्होंने एंटीबायोटिक्स नहीं देनी। अब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हैं जिनमें डायरिया शामिल है, उनमें डिहाइड्रेशन वहाँ पे उनको 1000 में किसी एक केस में नज़र आएगी। पाकिस्तान में एक तो ये कॉमन प्रेजेंटेशन है, दूसरा पाकिस्तान के लोगों में एजुकेशन का लेवल भी कम है। अगर कोई पेशेंट है वो ओरल रिहाइड्रेशन नहीं करेगा या वो ये नहीं, उन्हें वो आएगा कि बंदा बीमार है जी इसे देसी मुर्गे की जो है ना वो मुर्गा खिलाना है, देसी मुर्गा खिलाना है, या उसकी जो है उन्होंने यखनी देनी है। ये नहीं करेंगे कि डायरिया है या उसे ओआरएस दे दें या वक़्त पे जो हाइड्रेशन उसकी पानी का स्टेटस ठीक कर लें, तो वो सारा चीज़ें उठेंगी। तो पाकिस्तान की जो मिथ है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, और यहाँ के जो सीवरेज सिस्टम की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ वेदर आते हैं जिनमें ख़ास तौर पे ये मानसून वेदर है, तो इनमें जो वाटर कंटेमिनेशन है वो बहुत ज़्यादा है। और फिर हम जो इससे रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं, हम ये सोच ही नहीं सकते कि हमारे मरीज़ को डायरिया हो और उसको रिहाइड्रेशन तक बात आ जाए और हम एंटीबायोटिक्स ना दें। तो ये हम क्योंकि हमारे बैक्टीरिया हमारे ऑर्गेनिज़म्स ही डिफरेंट हैं। हम उनका डाटा लेके अपने ऊपर अप्लाई कर ही नहीं सकते कि यूके बेस है या वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो डायरिया है वो एक वायरल इलनेस के साथ है जो सेल्फ लिमिटिंग है।
हमारा जो डायरिया है या जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हैं वो कॉमन है। फिर आपने जीआई इंटॉक्सिकेशन, बहुत सारे जीआई के टॉक्सिन है, कुछ जो इन्फेक्शंस हैं वो डायरेक्ट बैक्टीरिया से, वायरल से या पैरासाइट से होंगे, और कुछ जो इन्फेक्शंस हैं वो प्री फॉर्म टॉक्सिन से होती हैं। प्री फॉर्म टॉक्सिन के एक कंसेप्ट है, जिस तरह हम लोग यहाँ पे अभी शायद हमें भी रशियन सैलड वो करें, सर्व करें, तो अमूमन हम कोशिश ये करते हैं कि जो पहले से चीज़ें बनाई जाती हैं, जिनको कुक करने में टाइम नहीं लगता, तो वो जो हमारे कुक होते हैं वो उन्हें पहले बना लेते हैं, और जो हॉट चीज़ें देनी होती हैं वो आखिर पे तैयार करते हैं। तो जो पहले चीज़ें बना के रख देते हैं वो चीज़ें भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनमें जो टॉक्सिन्स हैं वो पैदा होंगे जितनी देर हैं। लाइक रशियन सैलड अगर इस आपको भी सर्व करेंगे, तो वो मैं नहीं मानता कि वो अभी बनाई होगी उन्होंने, वो उन्होंने बनाई होगी पहले से कि यार इनको ऑर्डर करना है तो इन्हें गरम रोटी देंगे, गरम कबाब देंगे, गोश्त गरम देंगे तो वो लोग खाएंगे। जो उन्होंने पहले से सलाद और वो जो चीज़ें बनाई हैं वो उन्होंने पहले बना के रख दी हैं, उनमें टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारे डायरिया की बहुत सारी हमारे पास हैं। फिर उसके बाद रीहीटेड जो है राइस हैं, उनमें टॉक्सिन्स होते हैं। तो हम जो है ये चीज़ें भी देखेंगे कि जो फ्रेशली कुक्ड चीज़ें हैं उनमें इन्फेक्शंस कौन सी होंगी, और जो पहले से प्री फार्म जो हमारी चीज़ें पड़ी होंगी उनमें से आपको कौन कौन सी इन्फेक्शन होंगे। तो टॉक्सिन्स जो है उनका भी एक बड़ा बुरा रोल है। बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं वो जो बॉडी में जाके रिएक्शन करते हैं, और वो सीवियर डिहाइड्रेशन, डायरिया, वोमिटिंग, जीआई सारे सिम्टम्स के साथ आते हैं। वायरल सच एज नॉर्वा कैट, ये जो हमारे वायरल इलनेसेस हैं ये भी, क्योंकि बच्चों में ये खास रेशो है बच्चों में डायरिया की जिनमें वायरलनेस है। लेकिन जो हम पाकिस्तानी और मानसून का वेदर हो या हॉट ह्यूमड वेदर हो, तो हमारे पास जो ज़्यादा ज़्यादा कॉमन प्रेजेंटेशन है वो इकोलाई, शिजेला के है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। पैरासाइट जार्डियासिस है, वो भी कॉमन है। जो लोग ट्रेवल्स करते हैं नॉर्दर्न एरिया में ज़्यादा जाएंगे, जब वो वहाँ का पानी यूज़ करेंगे, तो उन लोगों में पैरासिटिक इन्फेक्शन, जब वो वहाँ से ट्रैवल करके आएंगे डायरिया होगा, तो उनमें पैरासिटिक इन्फेक्शन होगी। एक बंदा एक किसी पार्टी से वापस आया, उसे डायरिया होगा, तो आप उससे हिस्ट्री लेंगे तो उसने ये रशियन सैलड और सैलड खाई होगी, या उसने चावल खाए होंगे। एक बंदा जो ट्रैवलर्स वाला है, आप उससे हिस्ट्री लेंगे, प्रूव करेंगे उसने नाले का इधर का उधर का पानी पिया होगा, वो जार्डियासिस की तरफ जाएगा। और एक जो बंदा पहले से अपने घर की चीज़ें खा रहा है और उसके साथ है और उसे फीवर है और मोर देन 8 एपिसोड्स हैं डायरिया के, या उसे जो डिसेंट्री या ब्लड इन स्टूल है, तो उसमें आपके पास बैक्टीरियल ज़्यादा कॉमन है। तो ये आपको मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस हैं जिस पे आपने पेशेंट को पिक करना है और जल्दी से ट्रीटमेंट करना है। कॉमन बैक्टीरिया जो है वो कैम्फाइलोबैक्टर, एच pylori, साल्मोनेला, शिजेला, इकोलाई, ये सारे डायरियल सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ जाता है कि आपका डायरिया हम डिवाइड कर लेंगे। एक डायरिया जो जिसमें ब्लड इन स्टूल है और उसकी शॉर्ट हिस्ट्री है वो डिसेंट्री कहलाएगी, और एक डायरिया जो वाटरी डायरिया। तो ब्लड जो है उसमें भी बहुत सारी काजेज़ मौजूद हैं, लेकिन जो जितने भी डिसेंट्री की काजेज़ हैं वो हमारे लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए आता है। जब भी वो पेशेंट हिस्ट्री देगा कि मुझे खून भी आ रहा है और 3 से 4 एपिसोड हो रहे हैं, तो वो बैक्टीरियल है। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमें एंटी डायरियल देने को मना किया जाता है। बाकी वायरल इलनेस में अगर बच्चों में डायरिया आया है और उसको 2 से 3 एपिसोड हैं और उसे डिहाइड्रेशन नहीं है और उसको फीवर नहीं है, तो आप उसको वेट करते हैं, उसको आप एंटी डायरियल दे देते हैं, ओरल हाइड्रेशन का कह देते हैं। लेकिन जब पेशेंट को फीवर हो और पेशेंट को ब्लड इन स्टूल हो, तो आपके पास जो कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं, शिजेला, टाइफाइड और ये दूसरी चीज़ आ जाती हैं, उनमें आपको फ़ौरन जो है वो आपको एंटीबायोटिक्स का रोल है, आपको फ़ौरन ट्रीट करना चाहिए। तो आपको पेशेंट की हिस्ट्री से और उसके मतलब एवरी डायरिया इज़ नॉट सेम। हमने डायरिया की भी हिस्ट्री लेनी है, बल्कि हम डायरिया की इतनी हिस्ट्री लेते थे कि एक जोक भी है इसमें, रिकॉर्डिंग में नहीं आना चाहिए। एक जोक भी है कि वो कहते हैं जी डायरिया है तुम्हें, वो कहते हैं कितना डायरिया है, कहता है जी बहुत ज्यादा डायरिया, फिर भी कितनी दफा पकाना, कहते हैं बहुत दफा करते हैं, कहते हैं पखाने का रंग क्या है, पखाने की शक्ल क्या है, पखाना किस तरह का है, वो कहता है डॉक्टर साहब इतना पतला है कि आप सूप की तरह पी सकते हैं। तो ये जो आप डायरिया का ज्यादा पूछते हैं ना, तो वो लोग जो हैं वो भी फिर हमें उल्टे जवाब देते हैं।
तो ये डायरिया जो मतलब आपको पूछना तो सारे ही है, कंसिस्टेंसी भी पूछनी है और उसको एपिसोड भी पूछने हैं, इसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी पूछने हैं और उसकी सारी हिस्ट्री पूछनी है। लेकिन जब तक आप पूछेंगे नहीं तो बिलीव यू मी कि आप बड़ी चीज़ मिस कर देंगे। मरीज़ को एग्जामिनेशन में हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर सकते हैं। मैं आगे भी एक दफ़ा पिछले दिनों में अपनी अपडेट कर रहा था कि क्लिनिकल सिम्टम्स जो हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स और क्लिनिकल साइंस ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जो क्लिनिकल साइंस हैं वो अमूमन अमूमन वो पीछे आते हैं, बाद में आते हैं क्लिनिकल सिम्टम से। और क्लिनिकल सिम्टम्स हमेशा मरीज़ बताएगा, मरीज़ को देखने से, हाथ लगाने से वो नहीं पता चलेगा, मरीज़ से बात करने से पता चलेगा। डायरिया के हैं, आप मरीज़ को, आपको पेशेंट बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, ओरल हाइड्रेशन भी उसकी ठीक है, ओरल थ्रश भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसे, लेकिन उसे डायरिया है, आप उससे पूछेंगे तो वो सारा कुछ बताएगा, जनाब इतनी दफ़ा और ये कंसिस्टेंसी है और ये हो गया वो हो गया। तो वो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं। आप क्लिनिकल सिम्टम्स को इग्नोर करके जी मेरा बड़ा तजर्बा है, मरीज़ कमरे में आता है तो मैं मरीज़ पहचान लेता हूँ कि इसे ड्रिप लगनी है या नहीं लगनी, या ये होना है या इसके टेस्ट करने हैं या नहीं करने। तो वो करने की बजाय हमें दोबारा फोकस करना चाहिए क्लिनिकल सिम्टम्स की तरफ। मरीज़ की हिस्ट्री, मरीज़ की हिस्ट्री, मरीज़ की हिस्ट्री बार बार पूछें। जो बात वो जिस बात पे वो आपको पीछे भी हटा रहा है, आप बात सवाल चेंज करके पूछ लें। जब तक आप क्लियर नहीं होंगे आप मरीज़ के फ़ायदे में कोई बात नहीं कर सकेंगे। तो कुछ 2 बीमारियों को इन्होंने चूज़ किया है, शेजिलोसिस को और टाइफाइड को, जिन पे डिस्कस करें। बहरहाल मेरा ख़्याल है कि हम इसको और स्मार्ट करते जाते हैं। डायरिया बहुत बोल चुके हैं। अब अगला सिम्पटम्स अब पकड़ लेते हैं टाइफाइड को, जो सबसे जो यहाँ पे जो कॉमन है पाकिस्तान में बीमारी के लोग जो है बाज़ दफ़ा क्लिनिकल सिम्पटम्स भी नहीं बताने देते, क्लिनिकल साइंस भी हम नहीं पिक करते, रिपोर्ट्स ले आते हैं। डॉक्टर साहब टाइफाइड जे तुम मेरा इलाज करो। तो आप जितनी मर्जी हिस्ट्री पूछें, वो कहते हैं डॉक्टर साहब रिपोर्ट है तो इलाज करो। फिर पूछें, फिर कहेंगे जी कि मुझे जो है ना मेरे टांगों में दर्द है टाइफाइड की वजह से, मुझे बचपन का टाइफाइड है, मुझे डॉक्टर ने कहा था तुम्हें टाइफाइड है, हर साल मुझे इस मौसम में टाइफाइड है। तो ये नाम तो आपकी प्रैक्टिस से निकल ही नहीं सकता। तो टाइफाइड फीवर जो है एक बीमारी रही है जो कि किसी दौर में बहुत ज़्यादा डैमेज है। जिस तरह आजकल हमारे लिए कोविड इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हम उसे बाज़ दफ़ा कोविड का पेशेंट आए तो हम इतना ज़्यादा उसे, जब से वैक्सीनेशन हो गई है तब तक हमें जो है कुछ चीज़ें अंदाज़ा हो गई कि कोविड जो है वो सेल्फ लिमिटिंग है, खुद भी ट्रीट हो जाता है। लेकिन जब नहीं पता था तो वही पेशेंट जो है, हम और मरीज़ दोनों ही फंसते थे कि यार ये क्या हो गया, ये क्यों आया है और ये आगे किस तरह ट्रीट होगा। तो टाइफाइड भी किसी दौर में जानलेवा बीमारी रही है और अभी भी है, लेकिन चूंकि मॉडर्न एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं, अर्ली डिटेक्शन मौजूद है, लोगों में इसकी फेमिलराइजेशन मौजूद है, तो एनी हो लोग जो है वो टाइफाइड को पिक कर लेते हैं। लेकिन बाज़ टाइफाइड के केसेस ऐसे बिगड़ते हैं कि हमें भी समझ नहीं आता कि ये पेशेंट को 10 डेज़ एंटीबायोटिक से भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो वो इस वजह से, क्योंकि वो लोग जो हैं वो हाफ हार्टेडली एंटीबायोटिक्स लेकर आए होते हैं, या उन्होंने उनकी प्रॉपर डोज नहीं होती, या वो कल्चर बेस नहीं चाह रहे होते हैं। तो हमें जितने भी टाइफाइड के सिम्टम्स हैं वो हमें पता है, लेकिन टाइफाइड के जो साइंस हैं, जो बुक्स ने लिखे हैं, वो हमारी पॉपुलेशन में नहीं आते। जो इसके रोज स्पॉट्स आएंगे या पेशेंट को माइल्ड स्प्लीनोमेगैली आएगी, वो आप एग्जामिनेशन में ढूंढ ही नहीं सकते। तो आप फिर रिपोर्ट्स की तरफ जाते हैं, रिपोर्ट में भी पुराना सिस्टम एक आ गया, लेकिन हमारा इसमें जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो कल्चर है, ब्लड कल्चर है, स्टूल कल्चर है, जिसमें टाइफाइड क्लियर होगा तो आपको ट्रीटमेंट देनी पड़नी। फिर उसके बाद टाइफाइड के लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब चीज़ आ रही है वो आ रही है कि आपके पास एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस क्या होनी चाहिए। एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस जो है वो बहुत सारी जगह पे वो क्विनोलोन्स है, लेकिन क्विनोलोन्स की डोज डिफरेंट है, प्लस क्विनोलोन्स की रेजिस्टेंस है, प्लस क्विनोलोन्स की जो जीपी और फिर उसके बाद मेडिकल स्टोर पे जो उसकी अवेलेबिलिटी हुई है, उसके बाद क्विनोलोन्स की एफिकेसी टाइफाइड में बहुत कम होगी। तो अब आपने टाइफाइड रेजिस्टेंट क्विनोलोन रेजिस्टेंस टाइफाइड केसेस ज़्यादा देखे हैं। और ये हम पक्की बात है कि जितने भी हमारे टाइफाइड के केसेस हमारे पास आए होते हैं वो मार्केट से क्विनोलोन्स के साथ आए होते हैं और उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हैं। तो उन केसेस में बहुत सारे जो हमारे कोलीग्स हैं वो आईवी एंटीबायोटिक्स की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। स्मॉल शॉर्ट जो है वो कोर्स
आईवी एंटीबायोटिक्स का और उसे स्विच कर देते हैं फिर ओरल पे। कुछ लोग डायरेक्ट ही ओरल पे शुरू करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि टाइफाइड के जो है वो सिम्टम्स हैं। तो हमारा क्लिनिकल असेसमेंट और क्लिनिकल क्राइटेरिया टाइफाइड में आईवी का यही है कि जब जीआई सिम्टम्स प्रीडोमिनेंट हो, जब आपको लगे कि पेशेंट को एंटेरिक जो है वो उसके गट में उसके सिम्टम्स पूरे आ रहे हैं, तो हम आईवी पे फ़ौरन शिफ्ट कर देते हैं। टाइफाइड परफोरेशन आजकल नहीं मिलती, बहुत कम है। टर्शियरी केयर सेंटर में कहीं हो, सर्जन यहाँ पे मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे कि आप टाइफाइड की वजह से जो गट की परफोरेशन है वो केसेस अब इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं पे एंटीबायोटिक ले रहे होते हैं। तो आईवी एंटीबायोटिक्स का रोल भी जस्टिफाई होना चाहिए टाइफाइड में। हर मरीज को आईवी नहीं लगनी चाहिए कि टेस्ट पॉजिटिव आ गया है और आपने आईवी एंटीबायोटिक शुरू कर दी है। और हर मरीज को ओरल भी नहीं देनी, आपने पेशेंट को इसमें चेंज करते रहना है कि किस पेशेंट को आईवी देनी है, किसको ओरल देनी है। ओरल एंटीबायोटिक्स जो हैं वो जो नंबर वन चॉइस है वो तो है आपका। पहले आपको कल्चर पे पता होना चाहिए कि कल्चर पे मरीज को आपने क्या करना है। लेकिन जो डाटा शो होता है उसमें मुख्तलिफ डाटा के मुताबिक जो है वो क्विनोलोन्स की रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा आ गई है। तो फिर हमारे पास फिक्सियम साल्ट जो है, जो हम पहले आईवी से ओरल पे स्विच करते थे, अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें जो ओरल थर्ड जनरेशन जो है साल्ट फिक्सियम, ये हर उस मरीज़ में एफिकेशियस है जिसमें जहाँ हम सोच रहे हैं कि शॉर्टर ड्यूरेशन करनी है, उसके लिए ट्रीटमेंट है, आईवी नहीं देना। और दूसरे नंबर पे इससे बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो हमने रखने हैं। मेरे ख्याल से बीच में ये शुरू हो गया ना तो ब्रेक हो बारह कंसंट्रेशन लूँ। बस एक ये, हाँ, या वेट कर सकते हैं या एक सिर्फ ये कर लेते हैं। ड्रग डोजेज जो शेड्यूल जो है वो आपके पास एंटीबायोटिक में आपके ड्यूरेशन और इसके बाद इन्होंने शेजिलोसिस के लिए लिखा है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन की जो है डोजेज जो है वो 5 दिन की ड्यूरेशन है। नॉरफ्लॉक्सासिन सेफ्ट्राक्सोन की भी और सिफिक्सियम की भी 5 डोजेज। खैर, ये मेरा ख्याल है खाना खा लेते हैं, फिर थोड़ी देर आखिर में एक बात में कर देंगे। सारे ब्रेक हो गए, मैं ही लेट आया हूँ, प्रेजेंट हुई है। फिर जो आपका टाइफाइड में आगे से टाइफाइड साल्मोनेला टाइफाइड और साल्मोनेला पैराटाइफाइड और पैराटाइफाइड ए तीनों के ऑर्गेनिज्म के बारे में जो स्टडी में रेजिस्टेंस देखा गया है, तो उन्होंने ये शो की हुई है मुख्तलिफ के रेजिस्टेंस के ट्रेंड्स क्या है, कितने परसेंट रेजिस्टेंस है, कितने परसेंट नहीं है। एम्पिसिलिन के साथ रेजिस्टेंस, इसके साथ आपके पास जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऊफ्लॉक्सासिन के साथ रेजिस्टेंस, लिवोफ्लॉक्सासिन के साथ रेजिस्टेंस है। जबकि जो रेजिस्टेंस के पैटर्न है वो बड़े कम देखे गए हैं ओरल सेफ्ट्राक्सोन के साथ और जो ओरल फिक्सियम के साथ। वो इस्लामाबाद के लिए खान से इस्लामाबाद या खान की मैंने हर स्लाइड्स खत्म। अच्छा, ये भी एक अच्छी चीज़ है। मेडिसिन कैन बी सब स्टैंडर्ड not meeting quality labeling or other requirement for a variety of reasons, including product degradation due to weak supply chain or improper practice or missteps occurring during manufacturing. तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये जो ये फिक्रा लिखा हुआ है, इसकी इम्पोर्टेंस है। इसकी इम्पोर्टेंस है क्योंकि अब हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो हमें कहते हैं कि अपनी फार्मा वाली कंपनी लॉन्च कर दें। जो लोगों के ज़हन बनते हैं कि ये करें, जो दो बैठे होते हैं चार, तो चाय पी रहे होते हैं और बीच में एक गप छोड़ देते हैं। तो जब आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, जब आपको लगेगा चीज़ें मैंने स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करना, तो आपके रिजल्ट्स भी ख़राब होंगे। तो हमारे तो नहीं, बहुत सारे सीनियर्स ऐसे हैं जो कि इस प्रैक्टिस में चले जाते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों में है। तो जो सोचना शुरू कर देते हैं कि जी ये तो यहाँ से सस्ता मिल जाएगा, यहाँ से पैकिंग हो जाएगी और ये हो जाएगा, साल्ट वही है, मैंने भी लिखना है, उनका भी लिखा है, तो ये उनको बड़ी बचत हो रही है। तो आपको ये चीज़ों को देखना पड़ना है कि ये सप्लाई चेन से लेके पैकिंग से लेके और जो क्वालिटी कंट्रोल जो है, ये हर चीज़ का एक स्टेप के एक फ़ायदा है।
तो जब आप कोई चीज़ हिट हुई है तो वो किसी वजह से हिट हुई है, तो आप उसको मिस नहीं करें। यानी कोको कोला का ब्रांड है, इसको तोड़ने के लिए कभी यहूदी लाबी लाए हैं, कभी उन्होंने कहा जी गोरमे की पियेंगे, कभी कहेंगे जी इसराइल पे ईच पैनी टू, लेकिन ये टूट नहीं सका क्योंकि इनकी चेन मेंटेन है, इन्होंने स्टैंडर्ड मेंटेन किए हैं, इनकी पैकिंग है, इनका सारा कुछ है। ऐसे ही मेडिसन में भी है। तो जहाँ पे मेडिसन ब्रांड्स अवेलेबल होंगे आप उससे हट नहीं सकते। तो आप कहेंगे ये ओरल फिक्सियम है, मैं इसको जो है ना 16 रुपये वाला साल्ट भी लिख सकता हूँ, तो वहाँ पे हम फंस जाएंगे। तो जहाँ पे आप स्टैंडर्ड को, जब आप वो देखें कि जो आपने अपने ऊपर लागू करना है, जो आपने अपने भाई के लिए ट्रीटमेंट सोचनी है, अपने एरिया के लिए वही सोच सकते हैं। तो वहाँ पे आपको मेडिसिन की कंप्रोमाइज़ करना भी, वो भी चीज़ों को देखना ज़रूरी है कि ओरल सॉल्ट जो है या आईवी ये वाले हैं, उनमें मरीज़ की पॉकेट कभी भी नहीं बचती है अगर आप सब स्टैंडर्ड दवाई दे रहे होंगे। कभी भी उसकी पॉकेट सेफ नहीं होती। उस टाइम आप उसे कह देंगे यार आपसे नहीं बिल पे होता, आप गवर्नमेंट अस्पताल में दाखिल हो जाएँ, कुछ ना कुछ डोज़ लग जाए। लेकिन आप कहेंगे चलो मैं मिनिमम दवाई पे आपको भेजता हूँ और कंप्रोमाइज़, वो मरीज़ आपके गले उल्टा पड़ेगा। 2-3 दिन के बाद फिर आएगा और कहेगा जी आपने तो मेरा मरीज़ ख़राब कर दिया। तो शुरू से ही आप उसे एंटीबायोटिक जब देनी है सोच समझ के, और उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। बाकी यही बोलेंगे, मैं तो जितना ज़रूरी था बोल चुका हूँ। वकील साहब ही बोलिए। नहीं साहब, ये सर हमारे प्रोडक्ट मैनेजर है, ये हमारे जो प्रीमियर ब्रांड है पैराडॉक्स का, उसको